हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मैं यहां पर क्लास 11 की अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूं, जिसमें मैं आपको थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं। यहां पर ये इसका पार्ट 2 लेकर आई हूं। पार्ट 1 जो है वो मैं बना चुकी हूं, आप ज़रूर देखना उसको। आज यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 26 से बता रही हूँ, क्योंकि 25 तक उस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ये सारे क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, आपसे 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लेना। हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। पहले मैंने इसका कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था, जहाँ पर आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। आज यहाँ पर मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरह से और वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन दे चुकी हूँ। अपनी कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसे डाल देती हूँ, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पहले आप आराम से क्वेश्चन देख लें, थोड़ा सा खुद भी करने की कोशिश कर लें, खुद भी समझ लें, ताकि आप ये समझ पाए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है ना। तो देखो, आपने देख लिया, या मैं सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ चली जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को बताना है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब मैंने इसका वीडियो या पार्ट 1 बनाया था, तब मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिए थे और बोला भी था कि सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ सकते हैं, या उसके अंदर का आपसे देकर और फिर पूछ सकते हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का पूछा है इन्होंने कि वो क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो हमारा बिजनेस है, हम ये सोच के चलते हैं, या बिजनेसमैन ये सोच के चलता है कि ये जो बिजनेस है ये हमेशा चलता जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। यदि ये सोच ले कि अरे मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ और ये हो सकता है कि ये मेरा 4 महीने बाद बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा ये सोचता है कि आज ये बिजनेस चालू किया है तो हमेशा चलता जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप इसका आगे भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बीच में एक बात बोल रही हूँ कि आप एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना, क्योंकि जो मैं ये कीवर्ड बता रही हूँ उन्हें आप उसमें नोट करते जाना। जैसे हमेशा चलने वाला, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस हमेशा चलता है, इसे आप नोट कर लो, तो फिर उसे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फिर तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। तो आपको उसे थोड़ा थोड़ा नोट करते हुए जाना है। ऑल्सो गिव द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो अब ये बोल रहे हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है। जिससे क्या होता है, जो ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ये जो लाइफ है फिक्स्ड एसेट्स की, वो इंक्रीज होगी, मैक्सिमम लाइफ के बारे में बताता है। साथ ही साथ ये क्या बताता है, डिफरेंस बताता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच। और इसके अलावा ये क्या करता है, ये बताता है कि जो हमारा जो बिजनेस है जो लंबे समय तक चल रहा है, लेकिन उसको हमें साल भर के अंदर उसका अकाउंटिंग पीरियड के थ्रू उसे देख लेना है कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर। Why is important to adopt the consistent basis of the preparation of financial statement? ये बोल रहे हैं ये क्यों जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रिपेयर किया जाए। देखो, ये बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि जो इनके इंटरनल यूज़र हैं या एक्सटर्नल यूज़र हैं, है ना, ये कीवर्ड हैं, इन्हें लिखते जाओ। इनको इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है, बिजनेस में लॉस चल रहा है, बिजनेस की क्या स्थिति है। तो एक्सटर्नल यूजर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इंटरनल यूजर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये बनाया जाना जरूरी है। इसके अलावा इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए भी जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाए, ताकि पता चले कि फर्म की स्थिति क्या है। क्लियर। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेन द एक्रूलर कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो, एक्रूलर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हर ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे उसके पैसे मिले हो या नहीं मिले हो, उसका सेटलमेंट डन हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना। देखो, 2 बेसिस के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कैश बेसिस,
एक होता है एक्रूरल बेसिस। कैश बेसिस में जो सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें ही नोट किया जाता है। यदि आपने कोई सामान बेचा और उसका पैसा आपको नहीं मिला तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूरल बेसिस में ऐसा नहीं होता। आपने कोई सामान बेचा, चाहे आपको उसका पैसा मिला हो या आपको उसका पैसा नहीं मिला हो, आपको उसे नोट कर लेना है। ये क्या कहता है? एक्रूरल कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप कोई सा भी दे सकते हैं कि जैसे कोई मोहन करके एक व्यक्ति था, उसने 1 जनवरी 2023 को उधार में सामान बेचा और बोला, जिसको सामान बेचा उसने बोला कि वो 3 महीने बाद वो सामान का पैसा देगा। तो क्या होगा? यदि कैश बेसिस कॉन्सेप्ट होता तो वो 3 महीने बाद जब पैसा आता तब नोट करता, लेकिन एक्रूरल बेसिस में वो 1 जनवरी 2023 को ही रिकॉर्डिंग कर लेगा कि नहीं, मेरा सामान बिक चुका है और मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। क्लियर? चलो, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड होता है जिससे पता चलता है कि जो कैपिटल है वो बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस अलग होता है, ठीक है, ये एक अलग एंटिटी है, ओनर, बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर, ये अलग है ना, ये सब एक ही है। नाम किसी किसी का नाम होता है ना, अलग अलग नाम होते हैं एक ही व्यक्ति के, तो वही चीज़ है। तो बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है कि कैपिटल जो इन ओनर्स के द्वारा कैपिटल लगाई जाती है, ये इस बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी है, उन्हें लौटाना। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हम उन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन पे पैसा लगाते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारे ही बच्चे हैं, हम इन पे क्यों पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसे जब अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो पेरेंट्स को भी खुशी होती है कि हाँ, हमने इतना इन पे पैसा लगाया तो उनका हमें रिटर्न मिल रहा है। तो वही चीज़ होती है बिजनेस में और बिजनेस के ओनर में, कि बिजनेस का ओनर जब कैपिटल लगाता है तो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो कैपिटल उसको वापस लौटाए। तो ठीक है, तो इसे आप अपने शब्दों में लिखिएगा कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, और उस के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारा उसका रेवेन्यू भी अर्न होता है, लाइबिलिटीज़ भी होती है, एसेट्स भी होती है। तो इन सब पे के बेसिस पर उन्हें अपने ओनर को वापस पैसा देना चाहिए, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, कैपिटल इज अ कैपिटल ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ही था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ही था ये, जिसमें ये बोला था कि जो बिजनेस कैपिटल है वो लाइबिलिटी है ऑफ बिजनेस की, और वही चीज़ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है। तो इसी चीज़ को हमें यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the money measurement concept? Which factor can make difficult to compare the monetary value of one year with the monetary value of another year? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड हैं, पैसों से रिलेटेड हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। उन्हें हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक साल के यदि हम मनी के वैल्यू को दूसरे साल के मनी के वैल्यू से यदि हम कंपेयर करें तो डिफ़िकल्टी होती है, तो वो है इन्फ्लेशन। ठीक है ना, क्योंकि जो होता है ना, मनी की जो वैल्यू होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ हर साल चेंज होता जाता है। तो हमारी जो पिछली साल जो मनी की वैल्यू थी वो इस साल रहेगी, ज़रूरी नहीं है। जैसे हम एक गोल्ड के एग्जांपल से लेते हैं, हमारा जो गोल्ड हमने पिछले साल जिस प्राइस में खरीदा था, क्या इस साल भी वही प्राइस रहेगा? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो बस वही बात आपको यहाँ पर समझानी है। एक्सप्लेन द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, तो बस यही जो प्रिंसिपल है उसे इस तरीके से डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, What is the accounting period principle? Who are required to adopt the principle compulsory? देखो, ये बोल रहे हैं कि ये कौन सा प्रिंसिपल है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो देखो, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका हमें पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का प्रिपेयर करना होता है।
ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का प्रिपेयर करना है होता है, चाहे आप बिजनेस कितना ही लंबा हो या आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क हो 5 साल का, लेकिन आपको 1 साल में उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। उन बिजनेस के लिए ज़रूरी है जो लंबे समय के लिए स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना। ये जो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन बिजनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो लंबे समय के लिए होते हैं। जैसे आप समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं, इसे हम स्मॉलर पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो बिजनेस है उसे हम छोटे छोटे पीरियड्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आप चलो बताओ 21 से लेकर 22 का पीरियड का आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, या हमें उसे पुराना चाहिए 2006 से 2007 तक का दिखाओ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम पूरा स्टार्ट करेंगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, एक साथ करेंगे तो बस एक्सप्लेन द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, व्हाई शुड द इंफॉर्मेशन इज फुल्ली डिस्क्लोज। देखो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उन्हें पूरी तरह से डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमारे रिकॉर्ड में लिखने से छूटना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों ज़रूरी है? ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि इन केस मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे पेमेंट करा, मैंने बोला कि अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे पेमेंट कर दिया है, ये तुम्हारी और मेरी बात हो गई, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। इन केस उस फ्रेंड को कुछ हो जाता है या उस फ्रेंड की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके जो नॉमिनीज़ हैं वो आके खड़े हो जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन द मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब ये बोल रहे हैं कि मेटेरियलिटी प्रिंसिपल को समझाओ, किससे? हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता था? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। लेकिन मेटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। जो इररिलेवेंट हैं उन्हें हमें छोड़ भी देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, इररिलेवेंट ट्रांजैक्शन को हम छोड़ भी देते हैं। जैसे मेरा जो बिजनेस है वो 300 करोड़ का बिजनेस है, मेरा जो बिजनेस है वो 300 करोड़ का बिजनेस है, उसमें मैंने कहीं पर 10,000 का खर्चा कर दिया, तो मैं चाहूँ तो उस 10,000 के खर्चे को मैं छोड़ भी सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा तो 300 करोड़ का बिजनेस है। ज़रूरी नहीं है एक आध 10,000 5,000 के यदि ना भी लिखूंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि मेरा 3 लाख का बिजनेस है तो मुझे उस 10,000 के खर्चे को लिखना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कब और किन चीज़ों को हमें छोड़ना है। क्लियर हो गया? डिस्कस द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल लॉसेस। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें सभी प्रॉफिट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी लॉसेस को लिखना चाहिए? तो ये प्रिंसिपल कहता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। या प्रूडेंस प्रिंसिपल, ठीक है, दोनों ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। प्रूडेंस, ठीक है। इन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड जब स्टार्ट होता है तो हमारे जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उन्हें हमें पहले ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। क्यों रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? कि इन फ्यूचर यदि वो हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया और वो लॉस हो गए तो हमें पहले बड़ा दुख होगा कि हमें इतना प्रॉफिट होने वाला था पर ये लॉस हो गया। एकदम कोई सडनली लॉस हो जाता है वो बात अलग होती है, लेकिन कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो हमें पहले ही लिख देना चाहिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, मैं सोचती हूँ कि उसे कभी पैसे उधार ना दूँ, पर फिर भी वो हर साल में 2-3 बार मेरे पास पैसे लेने आ जाता है। अब जब वो मेरे पास पैसे लेने आता है तब मुझे पूरी उम्मीद होती है कि ये बंदा पैसे नहीं लौटाएगा, ये मेरे एक्सपेक्टेड है मुझे कि ये मेरे से जो 1 लाख रुपए लेके जा रहा है उसका लॉस हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैं उसे पहले ही रिकॉर्ड कर लूँगी। अच्छी बात है यदि उसने मुझे वापस ला के दे दिए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेक्टेड लॉस को लिखना है, प्रॉफिट को नहीं लिखना है। ध्यान रखना, ये जो प्रिंसिपल कहता है जो प्रॉफिट है उसे नहीं लिखना है, सिर्फ लॉस को लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हाउ द डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू एसेट्स कैलकुलेटेड एज पर कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने एक क्या खरीदा, सपोज मैंने कोई मशीनरी खरीदी 10 लाख की, 10 लाख की खरीदी, ठीक है। अब उसकी उस साल के एंड तक जो वैल्यू हो गई वो 15 लाख हो गई, ठीक है। लेकिन जो मेरा डेप्रिसिएशन लगाऊंगी वो मैं 10 लाख से ही लगाऊंगी,
ठीक है ना, 10 लाख से ही लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हूँ। मतलब जब मैंने जो कॉस्ट प्राइस जो है मेरा, जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था, उसी को फॉलो करते हुए मैं उसी पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। 15 लाख पर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो पुरानी कॉस्ट है उसी पर डेप्रिसिएशन लगता है। क्लियर हुआ? What is the matching concept and why should a business concern follow the कॉन्सेप्ट? देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में हम कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करते हैं। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, इन एक्सपेंसेस को करने के बाद हमें रिवेन्यू भी अर्न होता है। तो अब हम क्या करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों को कंपेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने खर्चे ज़्यादा कर दिए और हमारे पास रिवेन्यू कम आया है, तो यहाँ पर जब हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसे मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक्सप्लेन द ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बहुत ही ईजी है। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को गुड सोल्ड 2 बार रिकॉर्ड करते हैं तो उसे ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे हमने गुड सोल्ड किया तो जो हमारा सामान था वो चला गया सेल, लेकिन जो हमारा कैश था वो हमारे पास आया ना। जब हमने सामान बेचा तो हमारा जो सामान था वो चला गया और जो हमारा कैश था वो हमारे पास आ गया। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर ट्रांजैक्शन की 2 बार एंट्री होनी चाहिए और उन दोनों ही बार के हिसाब से उसे नोट करना चाहिए। यहाँ पर ये फॉर्मूले को भी आप लिख सकते हो, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। और मतलब आप थोड़ा अपने हिसाब से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे क्या है, एक्सप्लेन द रेवेन्यू रिकॉग्निजेशन प्रिंसिपल द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो ये भी बहुत इजी होता है। रेवेन्यू मतलब पैसा, रिकॉग्निजेशन मतलब हमें पहचानना है, और प्रिंसिपल है मतलब ऐसे रेवेन्यू जिन्हें हम पहले ही पहचान लेते हैं। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि सपोज मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं बुक्स बनाती हूँ या बुक्स को बना के सेल करती हूँ या बुक्स पब्लिश करती हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो बुक है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो जैसे ही बुक पब्लिश होती है उसे खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो मुझे क्या है पता है, तो मुझे पता है मैं उन 5-10 कस्टमर का नाम पहले ही लिख लूँगी कि इन लोगों से मुझे पक्का रेवेन्यू जनरेट होगा क्योंकि ये खरीद लेंगे। तो उस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निजेशन प्रिंसिपल। इसे आप कोई भी एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो। एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस मेजरमेंट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन बी एसेस्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसे बताओ, वेरियस मेजरमेंट बताओ जिससे आपको पता चल जाता है कि जो आपकी एसेट्स की वैल्यू है वो एसेस की जाती है। तो ये 3 तरह के होते हैं, इसे ज़रूर नोट करना। पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, ये इसका आंसर है हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकंड करंट कॉस्ट एंड थर्ड फ्यूचर कॉस्ट। हर मशीनरी, हर एसेट्स की 3 कॉस्ट होती है। पुरानी कॉस्ट जिस पे खरीदा है, करंट कॉस्ट जो अभी चल रही है, और फ्यूचर कॉस्ट जो उसकी आने वाले सालों में वैल्यू होगी। तो इसका ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड ऑल्सो गिव इट्स बेनिफिट। तो बच्चों देखो, इसके जो फीचर हैं उनको आप लिख लेना कि ये क्या करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। हर ट्रांजेक्शन के यहाँ पर 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर एक को DR डॉट करके लिखा जाता है, दूसरे को CR डॉट करके लिखा जाता है। यहाँ पर टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट। इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर इसके बेनिफिट के कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इसमें तो आपको जब यदि पता चल जाएगा कि ड्यूल एस्पेक्ट क्या होता है तो फिर आप इसके ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो। Despite many advantage, double entry system also have some disadvantage. In the light of this statement and discuss disadvantage of the double entry system. ये बोल रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम की तो सबने बहुत तारीफें की हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो आपको वो डिसएडवांटेज को बताना है। तो देखो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या होता है। जो इसका पहला डिसएडवांटेज है उसके अनुसार ये क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स और हार्ड होती है। इसमें बहुत टाइम की नीड होती है, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम जब आप करते हो तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तीसरी, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है।
आप किसी साइंस वाले व्यक्ति को बोल दो कि अकाउंटिंग में एंट्री करो, वो नहीं कर पाएगा। इसमें नॉलेज की नीड होती है, एक्सपर्ट की नीड होती है। तो इस तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। What are the advantage and disadvantage of कैश बेसिस अकाउंटिंग? देखो कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, सिर्फ जहां पर पैसों का लेन देन हुआ है उसी को ही लिखा जाएगा, जहां पर पैसों का लेन देन नहीं हुआ है उसे नहीं लिखा जाएगा। तो आप लिख लेना कैश बेसिस अकाउंटिंग के। देखिए ये बहुत सिंपल होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, यहाँ पर बहुत सारे उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जो कैश में होते हैं। ये सारे इसके एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती है, ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं देती कि यदि हमने उधार में कोई सामान बेचा है तो उसके बारे में वो हमें नहीं बताएगी। साथ ही साथ ये बहुत सारी चीज़ों को, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, उसको अवॉइड करती है। उसके बाद ये एक्रूरल बेसिस को अवॉइड करती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। इसी तरह जो नेक्स्ट है उसमें एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग का बताया है। तो एक्रूरल बेसिस क्या होती है, ये साइंटिफिक होती है, ये ट्रू और फेयर वैल्यू देती है। इसके साथ हम प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया जा सकता है और ये कंपनी एक्ट के द्वारा मानी गई है। इसके बाद इसके डिसएडवांटेज कि ये क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे कैश बेसिस ईजी होती है लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। मैंने बताया ना कैश बेसिस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आपने पैसों का लेन देन किया और लिख लिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको पूरा हिसाब रखना पड़ता है। क्लियर? अब इसके बाद एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट, हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखो पूरी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यूटिलिटी बतानी है। जैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, अकाउंटिंग मेथड इसकी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स की हेल्प करता है, ऑडिटर्स की हेल्प करता है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो इस तरह से पूरे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है, टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे डीके गोयल की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सभी दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB? ठीक है, तो जो IASB मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स बने हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं जो किससे जिसको मान्यता प्राप्त है, जिससे मान्यता प्राप्त है IFRS से। अब ये क्या होता है IFRS? IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, इससे ये मान्यता इसको प्राप्त है। और फिर क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव लिख देना। ये क्या होती है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखती है, ये इन स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, यहाँ पर सभी चीज़ें बिल्कुल लीगल होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अकाउंटिंग हो रही है। तो ये सब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंस बिटवीन एक्रूरल बेसिस एंड कैश बेसिस जो हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आप उसे अच्छे से और लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में CGST, SGST, IGST क्या होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट GST क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। पहले कौन से टैक्सेस लगाए जाते थे और अब कौन से एक टैक्स लगाया जाता है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। तो थ्योरी में यही क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। और वही पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST, मतलब GST की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छे हैं। तो देखो उसमें तीनों का लिख लेना, CGST, IGST एंड SGST के, कि ये CGST है वो किस पर लगाया जाता है, कौन लगाता है, SGST कौन लगाता है, IGST कौन लगाता है। तो उसी तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे जा सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर डिटेल में पढ़ना। तो यहाँ पर थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग ख़त्म हो गई है। अब जो चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सोर्स वाउचर के, साथ ही साथ अकाउंटिंग इक्वेशन के, और फिर आगे वाले चैप्टर्स के। तो मेरे साथ जुड़े रहना। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।